हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट किया है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है, मतलब यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और यहां पर हम हर एक टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहां पर फिलहाल इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट चल रहा है और आज की जो क्लास है हमारी चौथी क्लास है। तो अगर इसके पहले की आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो राव एकेडमी भोपाल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर जाएंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं आप उन्हें जरूर देखें। चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया तो आज अभी क्लास खत्म होने के बाद इस टेस्ट सीरीज के लिए जरूर एनरोल करें। घर बैठे भी इनरोल कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पर कॉल करें 8319618002, ठीक है ना। देखिए, जो टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाली है, ठीक है। सबसे खास बात ये है कि टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेवेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट है, साथ में फुल लेंथ टेस्ट है और सी सेट के भी पेपर है। तो जो तैयारी है उसे और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो इस बार कोड का उपयोग करके या सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है राव एकेडमी, ठीक है ना। वहां पर यह एप्लीकेशन आपको मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो क्लासेज हो, ऑनलाइन क्लासेज हो, स्टडी मटेरियल हो, मॉक टेस्ट हो, डेली क्विज हो, ठीक है ना, या फिर करंट इवेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो, वो सब चीजें आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। इसलिए इस एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को भी बताना है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। हाँ, अंतिम बात ये है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी भोपाल से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा टारगेट है, टारगेट ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन इंडिया 1 रुपी क्वाइन एंड नोट्स एंड सब्सिडियरी क्वाइंस आर इशूड बाई। भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1 रुपए के सिक्के और नोट और बाकी जो भी सिक्के हैं, क्वाइंस हैं, वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। यही कारण है कि 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए का जो नोट होता है, तो 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? किसके सिग्नेचर होते हैं आप बताएंगे सर? फाइनेंस सेक्रेटरी, जो भी वित्त सचिव होते हैं, उनके दस्तखत होते हैं। कहां पर? 1 रुपए की नोट पर। बातें क्लियर है क्या? तो सिक्के इशू करना, ठीक है ना, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, या तो 20 रुपए का हो। अभी अगर आपसे कोई पूछेंगे कि कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, तो आप बताएंगे सर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है ना। तो ये सिक्के इशू करना किसका काम होता है? आप बताएंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, मुद्रा के अवमूल्यन से होता है। आपको बताना है जो डिवैल्यूएशन है, अवमूल्यन है, उससे कौन कौन से इवेंट्स पॉसिबल है, कौन कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स पॉसिबल है? एक्सपांशन ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपांशन ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा सा इजी सा सवाल है। डिवैल्यूएशन से कौन कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं या होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए आइए समझते हैं, सबसे पहले चीजों को समझते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। डिवैल्यूएशन या इसी को हम बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या है, जब किसी देश के जो भी फेडरल बैंक होते हैं, किसी भी देश का जो, जैसे हमारे यहां पर आरबीआई है, अगर डिवैल्यूएशन की बात करें तो इट इज द डिक्रीज ऑफ करेंसी वैल्यू इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज करेंसी। बातें क्लियर है क्या। अगर आप अपने रुपीज, अपनी करेंसी की वैल्यू किसी दूसरे देश की तुलना में कम कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन बोलते हैं। बातें क्लियर है क्या। अब खुद सोचिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सपांशन ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। खुद सोचिए, यहां पर पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट, मतलब जो निर्यात है वो बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, बड़े होगा। कैसे बढ़ेगा, आइए समझते हैं कि डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। कि मान के चलिए अभी 70 रुपए बराबर एक यूएस डॉलर, समझने के लिए अब डिवैल्यूएट कर दिया, मतलब 100 रुपए का अगर आपने $1 कर दिया यूएस डॉलर। इसका मतलब क्या हो गया, सर जो भी इंपोर्ट है वो क्या होगा, महंगा होगा। इंपोर्ट महंगा होगा, जब इंपोर्ट महंगा होगा और जो एक्सपोर्ट हो, ठीक है ना, मतलब हम इंपोर्ट अगर करेंगे तो वो हमारे लिए महंगा होगा। क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, कम है। बातें क्लियर है क्या। तो इंपोर्ट हम क्या करेंगे, कम से कम करेंगे, और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट, बहुत बढ़िया। इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा, और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग देगा, ठीक है ना। और एक्सपेंशन ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब अभी तक हम जिन चीजों को लेके इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, अब हम क्या सोचेंगे, इंपोर्ट का कुछ सब्स्टिट्यूट मिले। बातें क्लियर है क्या। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट बहुत महंगा हो चुका होता है जब भी डिवैल्यूएशन होता है। चीजों को नोट करते चलेंगे। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डिवैल्यूएशन से याद रखेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है। किसी भी देश में जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए, बेसिकली ये जो डिवैल्यूएशन होता है वो बीओपी क्राइसिस से निपटने के लिए अपनाया जाता है या डिवैल्यूएशन किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की जो समस्या होती है ना, उससे निपटने के लिए डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन एक टूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने दशमलव मुद्रा अपनाई। दशमलव मुद्रा मतलब जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो दिस इज द डेसिमल करेंसी सिस्टम। कब हमने अपनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 1957। देखिए पहले क्या हुआ करता था, 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, 16 आना, ठीक है ना। अब इस 1 रुपए को हमने डेसिमल में बदल दिया, अब 100 पैसे होंगे, 100 पैसे। तो दिस इज द डेसिमल करेंसी सिस्टम, और इसको भारत में कब अपनाया गया था, 1957। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में अपनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेसिमल करेंसी सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था, 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, 4 आने का सिक्का, 8 आने का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर एक चीज भी और देख सकते हैं, सर यहां पर 4 आना बराबर कितना पैसा, 4 आना बराबर 25 पैसे। इस तरीके से भी कन्वर्जन शुरू किया गया, 4 आना बराबर 25 पैसे, इसीलिए तो 25 पैसे के सिक्के शुरू किए गए थे, ठीक है। चलिए चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है, नहीं है। सबसे पहले शेविंग इंक्रीज, लेंडिंग डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही नहीं है? जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उससे संबंधित इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, खुद सोचिए। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज की दर है अगर वो ज्यादा है तो उससे संबंधित कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में घटनाएं होती हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए है शेविंग इंक्रीज, लेंडिंग डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड रिटर्न ऑन द कैपिटल इंक्रीज। एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसी को बोलते हैं अगर ब्याज की दर बहुत ज्यादा है या बढ़ती है, उससे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब मान के चलिए कोई भी पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, सेविंग इंक्रीजेज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? आपकी जो भी सेविंग्स है वो क्या होंगी? बढ़ेंगी। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। बातें क्लियर है क्या भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने पैसे जमा किए, इंटरेस्ट बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? आपकी सेविंग बढ़ेगी। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लेंडिंग डिक्रीजेज। आप खुद सोचिए कि आपकी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या होगा? जो लेंडिंग होगी वो कम होगी। आपसे से कम लोग क्या करेंगे? पैसे उधार लेंगे और वो इंतजार करेंगे कि कब ब्याज की दर कम हो। बात क्लियर है क्या? जो रिटर्न बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ज्यादा होगी तो कम से कम लोग क्या लेंगे? उधार लेंगे, मतलब लेंडिंग जो है डिक्रीज होगी। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन को समझते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज। आप खुद सोचिए कि अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं और आपने पैसे उधार लिए या ऑब्वियसली आपने पैसे लोन लिए और उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बातें क्लियर है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, चीजें क्या होगी? महंगी होगी। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। रिटर्न ऑन द कैपिटल इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीजेज। रिटर्न ऑन द कैपिटल क्या होता है? डिक्रीजेज होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कथन गलत है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में जो कागजी मुद्रा है, पेपर करेंसी है, वो कब शुरू हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1861, ऑप्शन नंबर बी है 1542, ऑप्शन नंबर सी है 1601 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1880। भारत में पेपर करेंसी कब शुरू हुई? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1861। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, भारत में पेपर करेंसी कब शुरू हुई? आप बताएंगे सर 1861। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू रेजिडेक्स। रेजिडेक्स एक टर्म है, आगे हम डिटेल से समझेंगे कि है क्या। उससे संबंधित ये दो कथन लिखे हुए हैं। Index is prepared to track the prices of residential properties. Index is prepared from the secondary data available from different sources like housing finance companies and banks. Which of the following statements is or correct? इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, ये रेजिडेक्स है क्या? रेजिडेक्स है क्या? ठीक है ना, सभी लोगों को आंसर करना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आइए समझते हैं। जो रेजिडेक्स है ना, जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, उनकी प्राइस कितनी होना चाहिए, किस तरीके से डिसाइड होगी, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है या बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड एक प्राइस इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं रेजिडेक्स। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होता है, जैसे कि सोर्सेज यहां पर लिखा है, हाउसिंग है, फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स हैं, या फिर रियल एस्टेट्स हैं, इनसे डेटा लेके, ठीक है ना, तैयार किया जाता है रेजिडेक्स, ठीक है ना। रेजिडेंशियल एसेट्स की कितनी वैल्यू होना चाहिए या कितनी प्राइस है कंस्ट्रक्शन की, उससे रिलेटेड एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं रेजिडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। रेजिडेक्स, रेजिडेंशियल इंडेक्स बोलते हैं, रेजिडेक्स। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन लीड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है। मतलब यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेंगे। इशूइंग ऑफ जनरल पर्पज क्रेडिट कार्ड्स, स्ट्रिक्ट योर कस्टमर या नो योर कस्टमर्स नॉर्म, केवाईसी जो होता है, ओपनिंग ऑफ द बैंक ब्रांचेज इन द अनबैंक्ड एंड रूरल एरियाज, ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल्स अकाउंट। आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके चीजों को। फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है अधिक से अधिक लोगों को, हिंदी में अगर बात करें, अधिक से अधिक लोगों को फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज या जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनसे जोड़ना। क्या बातें क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? अगर बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। बातें क्लियर है क्या? अब खुद सोचिए कि कौन कौन से मेथड हैं। इशूइंग ऑफ जनरल पब्लिक या जनरल पर्पज क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड जनरल यूज के लिए आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। फिर क्या है? केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी होती है ना, आधार कार्ड से लिंक करना, पैन कार्ड लिंक करना, थंब इंप्रेशन, साइन करना, ये क्या कहलाते हैं? नो योर कस्टमर नॉर्म्स। अब खुद सोचिए कि अगर केवाईसी कराना बहुत कठिन होगा या केवाईसी के जो नॉर्म्स होंगे वो बहुत क्या होंगे? जटिल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, तो क्या आप बैंक में खाते खुलवाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब सोच लेंगे कि ठीक है, इतना ही कठिन है तो क्यों ही अकाउंट खुलवाना या बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना। तो केवाईसी के जो नॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प नहीं करने वाला। तीसरे, ओपनिंग ऑफ द बैंक ब्रांचेज इन अनबैंक्ड एंड रूरल एरियाज। ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई बैंक नहीं है, बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर भी अगर बैंक की ब्रांचेज आप खोलते हैं, अगर बैंक की ब्रांच वहां पर खुली है ना, तो लोग वहां पर अपना खाता खुलवाएंगे और बैंकिंग सुविधाओं से खुद को जोड़ेंगे। मतलब दिस विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट इस तरीके से समझिए, जो जीरो अकाउंट होते हैं ना, जीरो अकाउंट, कि आपको अपने अकाउंट में मिनिमम सेविंग्स बना के रखना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। जनरली कई बार आप सुनते होंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो उनमें आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड या मिनिमम उतने रुपए रखना पड़ता है। अगर नहीं रहते ना उतने पैसे, तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं या चार्जेस लगते हैं, तो उस अकाउंट को सेविंग अकाउंट बोलते हैं। बट अगर आपको अपने अकाउंट में, ठीक है ना, आपके अकाउंट में 0 रुपए है, फिर भी आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, जिसे बोलते हैं ना जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस वाला जो खाता होता है, उसी को बोलते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट। और यही नो फ्रिल्स अकाउंट तो ही है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही था, लोगों को या ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? तो जो चौथा ऑप्शन है उससे भी ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ेंगे, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाएं
या फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना, ठीक है ना। तो उसके लिए ये चीजें हम कर सकते हैं। चलिए नोट करेंगे सभी लोग, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन द आरबीआई वांट्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी इट मे अडॉप्ट द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता डालना चाहता है तो वह निम्नलिखित उपाय अपना सकता है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ज्यादा पैसे, आरबीआई ये चाह रहा है कि मार्केट में अब ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, तो उसके लिए मार्केट या कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है या कौन सा तरीका है जो आरबीआई अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक्स, इंटर इनटू रिवर्स रेपो ऑपरेशन, रेज कैश रिजर्व रेशियो या रिड्यूस एसएलआर। कौन कौन से ऑप्शन है या कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अगर आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है तो वो कौन सा टूल अपनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे संबंधित है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए एक तरफ इस तरीके से समझिए, एक तरफ है आरबीआई, ठीक है ना, एक तरफ है मार्केट, एक तरफ है मार्केट, ठीक है ना, और बीच में होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अपन समझने के लिए बोल सकते हैं कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक। जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं अगर वो आरबीआई को सिक्योरिटीज देंगे या बॉन्ड्स देंगे तो आरबीआई बदले में उन्हें क्या देगा? मनी, पैसे देगा। अब कॉमर्शियल बैंक यहां पर अपने पास तो पैसे रखेंगे नहीं, वो मनी कहां जाएगी? मार्केट में। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई हुई, लिक्विडिटी हुई कि नहीं हुई? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा समझते हैं इंटर इनटू द रिवर्स रेपो ऑपरेशन। रिवर्स रेपो ऑपरेशन क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जो आरबीआई है वो किससे पैसे उधार लेते हैं? कॉमर्शियल बैंक से। अब खुद सोचिए, अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे उधार दे दिए और आरबीआई बदले में क्या दे दिए? जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, तो क्या कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे? आप बताएंगे सर नहीं। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा नहीं होंगे मतलब मार्केट में कम पैसे जाएंगे। जब मार्केट में कम पैसे जाएंगे मतलब मार्केट में लिक्विडिटी क्या है? कम हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भैया, इससे तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम होगी। ऑप्शन नंबर सी समझते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, इसे बोलते हैं CRR। CRR क्या होता है कि इट इज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैश, ठीक है ना, ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच इज केप्ट विद द आरबीआई। मतलब कुछ अनुपात में जो कैश है वो आरबीआई के पास रखना होता है हर एक कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। तो अगर CRR बढ़ेगा, अगर CRR क्या होगा? बढ़ेगा, तो अब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा से ज्यादा पैसे कहां पर रखना पड़ेगा? आरबीआई। और वो कम से कम पैसे मार्केट में भेजेंगे या मार्केट में डिसबर्स होगा, जिससे लिक्विडिटी क्या होगी? कम होगी, ना कि बढ़ेगी। ये ऑप्शन भी गलत है। अब अगर बात करेंगे रिड्यूस द SLR, वही है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, जनरली इट इज 18%। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या फिर जो इमूवेबल एसेट्स, ठीक है ना, वो कहां पर रखना होता है? आरबीआई के पास। हर एक कॉमर्शियल बैंक के लिए ये गाइडलाइन है। दिस इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर SLR को आप कम करेंगे, ठीक है भैया, कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विड या फिर कैश होगा, वो कैश कहां जाएगा? मार्केट में। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब देखेंगे 1 and 4, 1 and 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है ना। देखिए यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। पढ़ते ही आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते ही वो घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं, ठीक है ना। चलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट हो तो पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑफ द आरबीआई, ठीक है ना।
पहला ऑप्शन है इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वोलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट. द बोरिंग अंडर द एमएसएफ शुड बी ओवर एंड अबव द स्टेचुअरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट. आपको बताना कौन कौन से कथन सही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से संबंधित. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं. चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बैंक को अपना CRR मेंटेन करके रखना है, SLR मेंटेन करके रखना है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, या SLR, ठीक है ना, इसको मेंटेन करके रखना है. डेली का डेली ये मेंटेन करना पड़ता है. अब मान के चलिए कि किसी भी दिन कोई भी कॉमर्शियल बैंक है उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है. किस लिए नहीं है? कि वो CRR और SLR को मेंटेन कर सके, ठीक है, पर उसे डेली बेसिस पर उसे मेंटेन करना ही है, ठीक है ना. तो सफिशिएंट फंड ना होने पर वो RBI से एक दिन के लिए या ओवरनाइट लोन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरनाइट लोन बोलते हैं. एक दिन के लिए, ठीक है ना, एक दिन के लिए, और रेपो रेट से एक दिन के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन उस लोन पर जो ब्याज होगी, जो इंटरेस्ट होगी, वो रेपो रेट से 1% ज्यादा होगी. और इस सुविधा को क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. उम्मीद है बातें क्लियर होंगी. अब आइए समझते हैं. इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वोलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट. ठीक है भैया, पहला ऑप्शन तो सही है, इंटरबैंक मार्केट है. दूसरा, द बोरोइंग अंडर द एमएसएफ शुड बी एंड अबव द स्टेचुअरी लिक्विड, सॉरी ये गलत है, ये रेपो रेट की यहां पर बात करते हैं. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, अब वो तो 18% है, ये रेपो रेट की बात करते हैं भैया. रेपो रेट से 1% ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है ना. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कौन सा हिस्सा नहीं होगा, ठीक है ना. ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक केंद्र खोलना, फिर सिटी बैंक द्वारा धन प्रबंधन केंद्र खोलना, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन पर खान आयोग की रिपोर्ट, ठीक है ना. आपको बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कौन सा ऑप्शन हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. चलिए आइए समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाएं या फिर वित्तीय जो सुविधाएं होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनसे जोड़ना होता है. सीधी सी बात है, उनका अकाउंट खोलना होता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने लगे, ठीक है ना. जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे सेविंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन सभी का वो फायदा है. जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार अब सब्सिडी डायरेक्ट खातों में देती है, ठीक है ना. कहीं पर भी इंटरमीडिएट के खाते में नहीं जाएगा कि पहले वहां पर पहुंचे फिर जाते जाते पता चला अमाउंट ही खत्म हो जाए. तो जिसके लिए सब्सिडी है या जिसके लिए भी जो प्रॉफिट है, जो भी योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, उसका जो लाभ है सीधे खाते धारक के, ठीक है ना, खाते में ही जाएगा. उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिसबर्सल या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. अब आइए समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. ओपनिंग द एजुकेशनल सेंटर, क्या इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई लेना देना है? आप बताएंगे सर नहीं है. ओपनिंग वेल्थ मैनेजमेंट सेंटर बाय सिटी बैंक, सिटी बैंक अगर वेल्थ मैनेजमेंट सेंटर खोल रही है तो उससे क्या कोई भी लेना देना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? हाँ, अगर सिटी बैंक की वहां पर ब्रांच खुले तब तो कोई बात है. वेल्थ मैनेजमेंट सेंटर है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, अगर आपने गरीबी हटा दी तो क्या इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा? आप बताएंगे नहीं. फिर है रिपोर्ट्स
ऑफ खान कमीशन ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखेंगे 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से ऑप्शंस आपको अच्छा लग रहा है। यहां पर पूछा गया वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर, मतलब सिटी बैंक का जो वेल्थ है, जो नेटवर्थ है, वो किस तरीके से बढ़े, उसको लेके मैनेजमेंट सेंटर खोला गया है, ना कि सिटी बैंक की ब्रांच खोली गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर इनकरेक्ट। अच्छा, आपको बताना है कि कौन सी परिभाषाएं गलत हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, मतलब बेसिस पॉइंट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन गलत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन गलत है। बेसिस पॉइंट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिस पॉइंट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज टर्म। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बेसिस पॉइंट मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट मतलब होता है एक बेसिस पॉइंट। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, मान के चलिए अगर ब्याज है 8% और अब ब्याज हो गई 8.1%, मतलब एक बेसिस पॉइंट का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। बातें समझ में आई क्या? क्या बातें समझ में आई क्या? तो दिस इज द बेसिस पॉइंट, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द परसेंटेज टर्म। अब आगे देखेंगे रेपो रेट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट टू द आरबीआई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो रेपो रेट होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए रेपो रेट का उपयोग करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसके लिए हम बैंक रेट शब्द का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बैंक रेट। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है तब उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अगर ये चीज शॉर्ट टर्म के लिए उधार ली गई है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो तो गलत है भैया। तीसरा पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट वह ब्याज की दर जिस पर कोई भी केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है, और ये जनरली रेपो रेट से 1% कम होता है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम होता है। और दूसरी कंडीशन है ये शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कैश डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप विथ इटसेल्फ टू अवॉइड लिक्विडिटी इश्यूज। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही है या गलत है? कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है क्या? ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही समझ में आ रहे हैं। 1 और 3 यहां पर गलत पूछा गया है ना, तो गलत दूसरा और चौथा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। सॉरी, तीसरा तो सही है, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट सही है, बेसिस पॉइंट सही है, रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो गलत है। ये खुद के पास नहीं रखते हैं, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े उसके पहले ये आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 8319618002। घर बैठे इस नंबर पर कॉल करना है और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए जो टेस्ट सीरीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो ये मात्र आपको 99 रुपए पर मिलने वाली है।
और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेवेंट हैं, और यहाँ पर यूनिट वाइज भी आपको टेस्ट देने का मिलेगा। मतलब आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी है और सी सेट के भी पेपर हैं। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज को आप सभी लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। ये हमारे हैं टारगेटेड बैच, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, समृद्धि है। देखिए यहाँ पर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 3 ईयर का कोई भी कोर्स, जैसे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, उसको ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। या फिर 1 ईयर का कोर्स है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। या फिर मान के चलिए कई लोग हमारे बीच में जो प्रीलिम्स तो निकाल रहे हैं पर उनका मेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो मेंस टारगेटेड बैच की भी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग हैं ना जिनका प्रीलिम्स ही बहुत टाइम से नहीं हो रहा, मतलब मेंस की तैयारी तो है उनकी ठीक ठाक, तो उनके लिए प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। तो इस तरीके से टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, और ये सुविधा केवल और केवल आपको राव अकेडमी भोपाल में ही मिलने वाली है। देखिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो अभी फिलहाल चल रही है वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस बार कोड का उपयोग करके या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो क्लासेज हैं हमारी अभी यूट्यूब पर हो रही हैं, ठीक है ना, वो आगे चल के इसी एप्लीकेशन पर होंगी। जो भी हमारे मॉक टेस्ट हैं, डेली क्विजेज हैं, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, वो सब चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप राव अकेडमी से जुड़ करके जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे और फिर से हम क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू द रूरल हाउस होल्ड। गांव के जो लोग हैं उनको डायरेक्टली कौन पैसा देता है, हमको बताना है इस ऑप्शन में देख के। आरआरबी, नाबार्ड या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो रूरल लाइवलीहुड्स या रूरल हाउस होल्ड्स को डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आइए समझते हैं। यहां पर दो चीजें समझना है। सबसे पहले एक तो होती है फाइनेंस एजेंसी, फाइनेंस एजेंसी, और एक होती है रीफाइनेंस एजेंसी। थोड़ा सा फर्क समझेंगे। फाइनेंस इमरजेंसी का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली क्रेडिट करता है, क्रेडिट करे या डेबिट करे, ठीक है ना, किसको, कस्टमर को, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी क्या होती है, जो फाइनेंस एजेंसी को फंडिंग करे, फाइनेंस एजेंसी को फंडिंग करे, उसे क्या बोलते हैं, रीफाइनेंस। अब आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलिए एक बैंक है, कोई भी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। अब पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो आप वहां से लोन भी लेते हैं, उसमें पैसे जमा भी करते हैं। मतलब पंजाब नेशनल बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल एजेंसी बोल सकते हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो किससे पैसे लेंगे, आरबीआई से। किससे पैसे लेंगे, आरबीआई। तो आरबीआई यहां पर रीफाइनेंस एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है, रीफाइनेंस। नहीं आया समझ में। आरबीआई में क्या आपका डायरेक्टली खाता है, क्या आपको डायरेक्टली आरबीआई पैसे देती है, आप बताएंगे सर नहीं। मतलब आरबीआई क्या है, एक रीफाइनेंस एजेंसी है, ठीक है ना। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि जो भी फाइनेंस एजेंसी होती है ना, केवल वही डायरेक्ट क्रेडिट करती हैं या डायरेक्ट डेबिट करती हैं। सबसे पहले आरआरबी की बात करेंगे, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बिल्कुल सही बात है, लोगों के अकाउंट होते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं आरआरबी, इनकी शुरुआत 1975 से मानी जाती है। तो आरआरबी में क्या आपका अकाउंट है, आप बताएंगे बिल्कुल सही, आरआरबी मुझे डायरेक्टली क्रेडिट करती है, मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा है नाबार्ड। ध्यान से समझेंगे, जो नाबार्ड है, क्या नाबार्ड में किसी का अकाउंट है, आप बताएंगे सर नहीं। क्यों, क्योंकि नाबार्ड भी एक रीफाइनेंस एजेंसी है। किसको रीफाइनेंस करेगी, जितने भी बैंक हैं जो एग्रीकल्चर और
रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास पर काम कर रहे हैं, उनको रीफाइनेंस या उनको फंडिंग करने का काम किसका है? नाबार्ड का। बातें क्लियर है? मतलब नाबार्ड डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करता, बिकॉज इट इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। लैंड डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है, भूमि सुधार जो बैंक है, इनकी शुरुआत 1990 में मानी जाती है और ये बिल्कुल लोगों को क्रेडिट देते हैं। जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको पैसे उधार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। तो 1 और 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीफाइनेंस एजेंसी। तो आपको घबराना नहीं है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं, क्रेडिट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द हेड ऑफिस ऑफ द नाबार्ड लोकेटेड इन, ठीक है ना, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहां पर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहां पर है? बहुत इजी और सरल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। देखिए नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ठीक है ना, नाबार्ड की बात करेंगे। स्थापना आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। और एक कमेटी भी याद रखना है, शिवरमन कमेटी, शिवरमन समिति या कमेटी। शिवरमन कमेटी के कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शिवरमन कमेटी, नाबार्ड इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 ऑफ जुलाई 1982 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई। इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है नाबार्ड का? टू रीफाइनेंस, ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। किसके लिए? टू द बैंक्स विच वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो भी बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको रीफाइनेंस करना किसका काम है? नाबार्ड का। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? भोपाल में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? भोपाल में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित ये कथन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। कोऑपरेटिव बैंक्स आर अलाउड टू ऑपरेट ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नाबार्ड इज अ कोऑपरेटिव बैंक। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ना, वो डेमोक्रेटिक बेसिस पे चलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। समझते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस या डेमोक्रेटिक बेसिस पे चलते हैं, पहला ऑप्शन तो सही है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर अलाउड टू ऑपरेट ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये गलत है। जरूरी नहीं कि वो कृषि के क्षेत्र में ही कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, नाबार्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है, गलत। नाबार्ड एक रीफाइनेंस एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी है, या फिर इसी को बोल सकते हैं एक नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। बातें क्लियर है क्या? कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑन विच डेट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? यहां सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एसबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, 19 जून, 1 जुलाई या 15 अक्टूबर।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। और वो कमेटी याद रखना है कि कौन सी कमेटी है, उस कमेटी का नाम है गोरेवाला कमेटी, गोरेवाला समिति, इंपॉर्टेंट है। गोरेवाला समिति की रिकमेंडेशन पर ही 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पहले इसी का नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, 1 जुलाई और 1, ठीक है ना, और आरबीआई के लिए है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, क्योंकि इसका मेंशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, तो 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। ये चीजें याद रखना है, हिल्टन यंग कमेटी। तो ये दोनों फैक्ट किससे संबंधित है आप बताएंगे सर? आरबीआई से, ठीक है ना। आरबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949, और ओरिजिनली आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमेटी के कहने पर, ठीक है ना। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे 1935 में, ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। अच्छा, सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे 1949 में, सीडी देशमुख, ठीक है। ये चीज भी आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। अगर बात करेंगे भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन क्या है, मतलब ऐसा बैंक, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज में शामिल है, मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, तो उसके लिए फाइनेंस करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? नाबार्ड। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक वित्त के लिए जो अपेक्स एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी है भारत में, वो कौन सी है? आईडीबीआई, आरबीआई, आईसीआई या फिर आईएफसीआई। औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, आइए समझते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, आईडीबीआई। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, और इसकी स्थापना हुई थी 1964, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आरबीआई का तो अपन ने देख लिया 1955, आईसीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1955। आईएफसीआई की स्थापना हुई थी 1948, कब हुई थी? 1948। और आईएफसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1948 में, ठीक है ना। पर अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आईएफसीआई से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग सिड भी बोलते हैं, वॉज सेटअप एज अ होल ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द आरबीआई। सिडबी हैज टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड्स मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय द आईडीबीआई। ठीक है भैया, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे सभी लोग कौन कौन से कथन सही है सिडबी से संबंधित। सिडबी, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है ना, सिडबी। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि ये होल ओन्ड नहीं है, ये एक आरबीआई की क्या है, सब्सिडियरी है, होल ओन्ड नहीं है, ठीक है ना। आरबीआई की क्या है, सब्सिडियरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, सिडबी। और इसकी स्थापना कब हुई, ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि एमपीपीएससी डेट और ईयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। 1990 कब स्थापना हुई थी सिडबी की, 1990। दूसरा ऑप्शन है टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्मॉल, ठीक है ना। देखिए जो पहले काम आईडीबीआई का हुआ करता था, आईडीबीआई माइक्रो स्मॉल मीडियम और जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, मतलब किसी भी तरीके के उद्योग है, वो किसका काम हुआ करता था, आईडीबीआई। तो आईडीबीआई से माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसको दे दी गई है, आईडीबीआई से लेके सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिडबी। और देखिए इनडायरेक्टली ना आप लोगों के जो 3 मार्कर होते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ द सिडबी फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है ना। बातें क्लियर है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है व्हाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय द कॉमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सर टीजर लोन है क्या, उसके बाद ही तो आप आंसर करेंगे सर टीजर लोन है क्या। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, द टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स may be exposed to the risk of defaulters. In India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export unit. आपको बताना है टीजर लोन क्या होते हैं। अगर वो चीज समझ में आ गई ना तो आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। टीजर लोन से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। जो टीजर्स लोन होते हैं ना, वो एक ही बात आपको याद रखना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी लोन है, जो टीजर लोन है, वो हमेशा इनएक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने पहली बार किसी भी उद्योग या फिर बोल सकते हैं बिजनेस को शुरू किया है, उसको दिया जाता है टीजर लोन। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स, जो भी भविष्य में मान के चलिए इनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने की, इन्होंने लोन ले लिया, ठीक है ना, बैंक ने भी इन्हें लोन दे दिया, तो आगे वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब डिफॉल्ट होने के आगे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। दूसरा समझते हैं, इन इंडिया टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग वर्क। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। टीजर लोन समझते हैं जैसे जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, कि एक टाइम तक आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, आप महीने का महीने पैसा खर्च करिए और क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। बात समझ में आई क्या। टीजर लोन जो भी होते हैं, टीजर लोन जो होते हैं शुरुआती दौर पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल ही चार्ज किया जाता है। बात समझ में आई क्या। मतलब आप अपना व्यापार सेटअप कर लो, 5 साल तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल के बाद अगर आप वापस नहीं करते हो, रिटर्न नहीं करते हो, तो फिर आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल या फिर जो नॉर्मल है वो चार्ज की जाएंगी, तो उनको बोलते हैं टीजर लोन, ठीक है ना।
जैसे मूवी का टीजर आता है ना, उसी तरीके से पिक्चर अभी बाकी है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी। नियर मनी का कौन कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रेजरी बिल, ऑप्शन नंबर बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है शेविंग अकाउंट्स एंड स्मॉल टाइम डिपॉजिट, एंड ऑप्शन नंबर 4 है रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। कौन कौन से ऑप्शन है जो नियर मनी का एग्जाम्पल है? नियर मनी, नियर मनी, कौन कौन से ऑप्शन है जो नियर मनी के एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए आइए समझते हैं, नियर मनी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एसेट्स है, कोई एसेट है जिसे आप, ठीक है ना, लिक्विडिटी में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर दो, बहुत आसानी से कर दो। जैसे मान के चलो आपके पास गोल्ड है, सोना है, ठीक है ना, गोल्ड है। अब आपको पैसे की जरूरत हुई तो जो सोना है वो तुरंत पैसों में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तुरंत। कहीं पर भी आप जाइए, सोना बेचिए और पैसे ले लीजिए। बात समझ में आ रही क्या? तो गोल्ड क्या है? नियर मनी का एग्जाम्पल है। वैसे ही समझते हैं, अगर आपके पास ट्रेजरी बिल है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये नियर मनी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। शेविंग अकाउंट है, बिल्कुल सही बात है। रिटेल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है, ये भी सही। तो 1, 3 एंड 4 सही है। देखिए क्रेडिट कार्ड को नियर मनी नहीं बोला जाता, क्रेडिट कार्ड को नियर मनी नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये बैंक की विल पर, बैंक की इच्छा पर डिपेंड करता है। क्रेडिट कार्ड है फिर भी उसके बाद पैसे लेना बैंक से आपका क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट नहीं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है इसका मतलब मुझे पैसे मिल ही जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो क्रेडिट कार्ड को आप नियर मनी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपका एसेट नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये नियर मनी के उदाहरण है, ठीक है ना। कोई पूछेगा गोल्ड क्या नियर मनी है, आप बताएंगे बिल्कुल सही है। गोल्ड आपकी क्या है? नियर। आपके पास कोई शेयर है किसी भी कंपनी के, आपने शेयर खरीद के रखे हैं, उसे आप तुरंत रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी क्या है? नियर मनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वर्ड एक्चुअरीज इज रिलेटेड टू, एक शब्द होता है एक्चुअरीज, उसका संबंध किससे है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअरीज का संबंध किससे है? एक्चुअरीज का संबंध किससे है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरेंस। आइए समझते हैं एक्चुअरीज का मतलब क्या होता है। जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया और मान के चलिए एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद आपका उस कंपनी में प्रीमियम होता है जो आप पैसे जमा करते हो, और प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट होता है, क्लेम सेटल होता है। बात समझ में आई क्या? इंश्योरेंस में एक होता है प्रीमियम मनी और दूसरा होता है क्लेम। अब एक्चुअरीज क्या होते हैं? एक्चुअरीज, हर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरीज की पोजीशन होती है। एक्चुअरीज ये होते क्या है? बेसिकली दीज आर द प्रोफेशनल्स, दीज आर द प्रोफेशनल्स जो कि एक्सीडेंट को क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, जो भी दुर्घटना हुई, और अकॉर्डिंगली टू सेटल द क्लेम। क्या बातें क्लियर है? तो एक्चुअरीज क्या करते हैं? किसी भी घटना का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसके आधार पर आपका प्रीमियम कितना है, ठीक है ना, प्रीमियम के बेसिस पर क्लेम डिसाइड करते हैं, सेटल करते हैं कि कितना पैसा मिलना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? जैसे सपोज कि आप 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी गाड़ी का, एक्सीडेंट हुआ, टूट फूट हुई, ठीक है ना, तो आप कहां पर जाते हैं? शोरूम में जाते हैं कि भैया मुझे अपनी गाड़ी ठीक कराना है। तो वहां पर एक्चुअरीज जो प्रोफेशनल होते हैं वो आके वाकई में दुर्घटना का जायजा लेते हैं और अकॉर्डिंगली आपके क्लेम को सेटल करते हैं। उसी को बोलते हैं एक्चुअरीज। द प्रोफेशनल हु एनालिसिस द एक्सीडेंट एंड अकॉर्डिंगली सेटल द क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द कंट्रीज फर्स्ट आधार बेस्ड एटीएम इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक।
देश का पहला आधार आधारित एटीएम निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, मतलब आपको एटीएम इंसर्ट करना, पिन डालना, इसकी कोई जरूरत नहीं। वहां पर आप जाइए, अपना थंब इंप्रेशन लगाइए और पैसे निकाल लीजिए। तो आधार बेस्ड जो एटीएम कार्ड है वो किस बैंक के द्वारा लगाया गया था? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीसीबी बैंक, और ये बेंगलोर की बात है। कहां पर लगाया गया? बेंगलुरु, बेंगलोर, डीसीबी बैंक। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, डायरेक्टली आप नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंडियन कॉइन्स आर मिंटेड एट द 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। आपको भी पता है भारत में जो सिक्के हैं वो 4 जगह पर बनते हैं, मिंट किए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कहां पर नहीं बनते, मतलब ऑप्शन में एक जगह ऐसा है जहां पर सिक्के नहीं बनते हैं, आपको वही पहचानना है। ठीक है ना, पहले देखेंगे नासिक, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता। कहां पर सिक्के नहीं बनते हैं, मतलब सिक्कों की जो टकसाल है, कॉइन मिंटिंग है, वो कहां पर नहीं होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासिक। क्यों? क्योंकि नासिक में करेंसी प्रेस है, नोट छपती हैं। नासिक में क्या है? करेंसी प्रेस है। ध्यान से समझेंगे, चीजों को नोट करेंगे। देखिए सिक्के कहां कहां पर बनते हैं, मैं आपको बता दूं। भारत में जो सिक्के हैं वो बेसिकली 4 जगह पर आपको मिलेंगे। कहां कहां पर? तो सबसे पहले लिखेंगे हैदराबाद, हैदराबाद, कोलकाता, फिर लिखेंगे नोएडा, नोएडा, और आगे लिखेंगे हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, और आगे लिखेंगे मुंबई, मुंबई। अब देखिए हर एक के सिक्के को पहचानने का अपना एक तरीका है। ठीक है ना, जैसे जो भी मुंबई के सिक्के होंगे ना, वहां पर डायमंड बना होगा। मुंबई के सिक्कों में डायमंड, डायमंड मतलब कुछ इस तरीके से, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, डायमंड, ये मुंबई, मुंबई डायमंड। अगर बात करेंगे नोएडा, नोएडा के सिक्कों में डॉट बना होगा, नोएडा के सिक्कों में डॉट बना होगा, और हैदराबाद के सिक्कों में स्टार बना होगा, और कोलकाता में कोई भी साइन नहीं बना होगा। मतलब सिक्कों को देख के आप बता देंगे, अगर सिक्कों के पीछे डॉट बना है मतलब वो नोएडा का सिक्का है, मतलब नोएडा में सिक्का बना है। टकसाल कहां पर है? नोएडा में। अगर बात करेंगे मुंबई, मुंबई के सिक्के में क्या बना होगा? डायमंड, या फिर कोलकाता में कोई भी साइन नहीं बना होगा, और अगर हैदराबाद का है मतलब वहां पर स्टार बना होगा। ये चीज भी पूछा जा सकता है। और दूसरा, अगर बात करेंगे करेंसी पेपर मिल की, तो सबसे पहले तो नासिक में है जहां पर नोट छपेगी, दूसरा देवास, तीसरा मैसूर, और चौथा सालबोनी, वेस्ट बंगाल, सालबोनी। ये 4 जगह हैं जहां पर नोट छपती हैं, और ये 4 जगह हैं जहां पर सिक्के बनते हैं, सिक्कों की टकसाल है, कॉइन मिंटिंग होती है। चीजों को नोट करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े फिर से एक नोटिफिकेशन यही है आप सभी लोगों के लिए कि राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, और ये आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रही है। ठीक है ना, तो बिना विलंब किए हुए क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए टेस्ट सीरीज रजिस्टर कर सकते हैं 8319618002। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। यहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और फुल लेंथ भी है, साथ में सी सेट भी है, मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण टेस्ट सीरीज होने वाली है। ठीक है ना, ये हमारे टारगेटेड बैच हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन या कंडीशन के हिसाब से किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग है अभी फिलहाल राव अकेडमी भोपाल में, हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस बार कोड का उपयोग करके या तो गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली राव अकेडमी भोपाल सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो हमारी वीडियो क्लासेस हों या फिर बोल सकते हैं मॉक टेस्ट हो, स्टडी मटेरियल हो, करंट इवेंट का डिस्कशन हो, या जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, नोट्स हैं, वो आपको कहां पर मिलेंगे? इन्हीं एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है ना, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है,
यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से संबंधित जो भी अनाउंसमेंट हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में हमने भारत में बैंकिंग और इंश्योरेंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन और क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।